गुड मॉर्निंग। केबीसी कासिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ही शाम तक आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं जो आप लोगों ने विगत दिनों 6 मार्च 2022 को केबीसी के द्वारा आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लिया, उसका उत्तर व्याख्या आंसर की लेकर हाजिर हुआ हूँ। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वह कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 के लिए जो प्रश्न पूछा गया था, इस कक्षा 6 से 8 के स्टूडेंट के लिए ये टेक्स्ट बुकलेट कोड जो है, इसमें A, B, C ये 3 के लिए मैं व्याख्या लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। विकल्प D के लिए जो है वो अलग उत्तर है, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पर विकल्प ए टेक्स्ट बुकलेट कोड A, B और C के लिए उत्तर लेकर आया हूँ। मैंने आपसे जैसा कहा था कि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं आपको उत्तर पहले बताऊंगा और बाद में फिर आपको रिजल्ट दूंगा। तो रिजल्ट भी हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि शाम तक जो है रिजल्ट के जो है प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो आप शाम होने का इंतज़ार करें, तब तक आप अपने उत्तर को मिलाइए, इसकी व्याख्या को देखिए। प्रश्न कहाँ से लिया है वह भी मैं इसी वीडियो में प्रश्न बताने के दौरान बता दूंगा। जैसा आप लोगों को पहले से मालूम था कि क्लास 6 to 8 के लिए एक ही प्रश्न पत्र होता है, जिसमें मैं कक्षा 6 अथवा कक्षा 6 के नीचे की क्लास का प्रश्न आपसे पूछता हूँ। पहले आइए हम लोग देखते हैं उत्तर को। उत्तर के दौर में एक एक कर प्रश्न हम लोग देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं प्रश्न उत्तर और क्लास और पुस्तक का पेज नंबर इतना मैं बताऊंगा। तो आइए एक एक करके क्रम से जानते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? और इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यह क्लास 4 के पुस्तक से लिया गया है और पेज नंबर है आपका 1, यानी पहले पेज से लिया गया है। क्लास 4 में बहुत बुक नहीं चलता है, मैथ होगा, हिंदी होगा, एक सामाजिक अध्ययन होगा, तो उसी से ये पुस्तक आपका साइंस अलग और आर्ट्स अलग नहीं होता है, तो एक ही पुस्तक में सभी रहता है। पेज नंबर 1 में आपको ये मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। यह मैंने क्लास 5 के पुस्तक से लिया है और क्लास 5 में भी पेज नंबर 1 ही है जहाँ से ये मैंने लिया है, क्लास 5 का पेज नंबर 1। तीसरा प्रश्न है, मकान बनाने के कामकाज से जुड़े व्यक्ति को निम्न में से क्या कहते हैं? तो मकान बनाने में कामकाज से जुड़े व्यक्ति को राजमिस्त्री कहते हैं। ग्रामीण परिवेश में भी, बोलचाल की भाषा में भी राजमिस्त्री उन्हीं को कहते हैं जो मकान बनाने के कामकाज से जुड़े होते हैं। यह प्रश्न मैंने, प्रश्न संख्या 3 है, यह प्रश्न मैंने क्लास 5 के पेज नंबर 121 से लिया है, पेज नंबर 121 से लिया है। ठीक है, आपके पास पुस्तक होगा, नहीं होगा तो किसी से मांग कर ले आइए कुछ देर के लिए और मिला कर देखिए कि ये कक्षा 5 के 121 पेज नंबर में है कि नहीं। जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा इसमें से सब ना भी मिला पाएँ तो बीच बीच से कहीं कहीं से कुछ प्रश्न मिलाकर देख लीजिए। यदि प्रश्न मिल रहा है तो आप समझिए मिलेगा ही, मैंने वहीं से लिया है तो मिलना तय है। तो आगे भी, अब अगला है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे नहीं देते हैं? ठीक है, 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक जो अंडे देते हैं और दूसरा जो शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है जी, जो जानवर या पक्षी अंडे को जन्म देते हैं या अंडे देते हैं उसको अंडज बोलते हैं, और जो जानवर या पक्षी शिशु को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं शिशुज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुअर। आप जानते हैं कि बत्तख क्या होता है कि अंडे देता है और छिपकली भी अंडे देता है, सांप भी अंडे देता है, लेकिन जो सुअर है वो शिशु को जन्म देता है। और यह 4 नंबर प्रश्न जो है ये मैंने कहाँ पर लिया है? यह क्लास 4 के पेज नंबर 10 से लिया है, क्लास 4 के पेज संख्या 10 से लिया है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न। आइए 5वां प्रश्न है, पटना साहिब जहाँ सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ था उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था।
ठीक है। यह प्रश्न मैंने कहाँ पर लिया है? यह प्रश्न मैंने लिया है क्लास 4 के पेज नंबर 21 से। क्लास 4 और पेज नंबर 21 आप मिलाकर देख लीजिएगा कुछ कुछ प्रश्न। उसके बाद आइए अगला प्रश्न है 5वां नंबर। 5वां हो गया। 6ठा नंबर, निम्न में से काटने वाले दांत के नाम क्या है? तो निम्न में से काटने वाले दांत का नाम क्या है? दांत जो किसी भी व्यक्ति के मुंह में होता है उसका टाइप है यानी प्रकार है 4। एक होता है कृंतक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कृंतक और अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिजर या इंसाइजर। उसके बाद दूसरा है रदनक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केनाइन। तीसरा है चवर्णक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मोलर। और एक होता है अर्धचवर्णक, जिसको बोलते हैं प्री मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। आपसे पूछा गया है काटने वाला दांत। तो काटने वाला दांत, जो आप सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, तो सामने से अमरूद को काटते हैं नहीं, तो उसको उस दांत का नाम है इंसिजर या कृंतक। रदनक क्या होता है? एक होता है साइड में, जब जानवरों को खासकर जो क्या कहते हैं मांसाहारी जानवर है, बाघ है, उसके साइड में देखिएगा कि एक कुत्ते में भी दिखेगा, बिल्लियों में भी दिखेगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि साइड में एक लंबा दांत होता है, वो फाड़ने के काम आता है, उसको बोलते हैं रदनक। और चवर्णक या मोलर होता है जो चबाने के काम होता है, इस प्रकार से। और अर्धचवर्णक जो होता है वह भी चबाने के ही काम में आता है। ये 4 प्रकार के मुंह में दांत होते हैं। आपसे पूछा गया था काटने वाले दांत का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृंतक। ये प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? ये प्रश्न लिया है आपका कक्षा 4 के पेज नंबर 25 से लिया है। ठीक है, मिलाकर देखते रहिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर। 7वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में बताएं कि कौन सा खेल ऐसे हैं जो आप अपने घर में खेलते हैं। खेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के। ठीक है, एक इंडोर, दूसरा आउटडोर। इंडोर गेम जो आप अपने घर में 4 दीवारी के अंदर खेलते हैं, और वह जो खुले मैदान में खेलते हैं उसको आउटडोर गेम कहते हैं। क्रिकेट खुले मैदान में खेलते हैं, कबड्डी खुले मैदान में खेलते हैं, गिल्ली डंडा आप खुले मैदान में खेलते हैं। लेकिन कैरम बोर्ड क्या होता है, आप अपने घर में भी खेल सकते हैं, इसको इंडोर गेम कहा जाता है। आपका जो शतरंज है यह इंडोर गेम है। तो यहाँ पर आपका 7 का सही उत्तर हो जाता है कैरम बोर्ड, अपने घर में खेलते हैं। 7 नंबर प्रश्न मैंने लिया कहाँ से है? यह क्लास 5 के पुस्तक से लिया है, और क्लास 5 में के पुस्तक में पेज संख्या है 15, वहीं से मैंने इस प्रश्न को लिया है। अब आइए 8वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम आपका क्या हो जाता है? वर्धमान महावीर। ठीक है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर इनको कहा जाता है, वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी को। 8वां नंबर प्रश्न मैंने लिया कहाँ से है? यह क्लास 5 के 8वां नंबर है, क्लास 5 के पेज संख्या 21 से। क्लास 5 में और पेज संख्या 21 लिया है मैंने 8वां प्रश्न। ठीक है, अब आइए 9वें प्रश्न पर आते हैं। कुंदन एवं वंदना भाई बहन है, यह रीजनिंग का प्रश्न है। मैंने कहा था कि तर्क शक्ति परीक्षण जो है मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैंने एक बात यहाँ पर और बता दूं, मैंने आप लोगों से कहा था कि 85% प्रश्न यानी लगभग 85, 100 में से 85 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके NCERT पुस्तक से सीधे लिए गए होंगे। ठीक है, यानी बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में जो चलाए जाते हैं पुस्तक, उस पुस्तक से 100 में से लगभग 85 प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे वहाँ से उठाकर आपसे पूछ लिया जाएगा। 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस का नहीं होगा। तब क्या होगा? तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ रीजनिंग होगा, तर्क शक्ति परीक्षण, नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल आदि का जो एग्जाम होता है क्लास 6 के स्तर पर, उसी पुस्तक से मैं प्रयास करता हूँ कि रीजनिंग लूँ। उसके अलावे भी हिंदी व्याकरण से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जानकारी का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पाठ्यक्रम का, सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रश्न इंग्लिश ग्रामर से भी होंगे, कुछ प्रश्न आपका विविध से होता है। विविध का मतलब हुआ कि सबसे ऊंचा, प्रथम, भारत में प्रथम, भारत में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, इस प्रकार से। कुछ प्रश्न आविष्कार, आविष्कारक से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है शेष 15 प्रश्न जो है इसी विविध स्थानों से लिए गए हैं। उसी का एक हिस्सा यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 9 जो है रीजनिंग यानी तर्क शक्ति परीक्षण से लिया गया है।
तो यहाँ पर क्या कहता है, कुंदन और वंदना भाई बहन है। वंदना के नाना नानी, अब समझिए प्रश्न में कि कुंदन के नाना नानी और वंदना के नाना नानी दोनों भाई बहन है, तो दोनों का नाना नानी एक ही हुई। ठीक है, तो नाना नानी की बेटी कुंदन की कौन लगेगी, तो नाना नानी की बेटी जो है या तो माँ हो जाएगी, यदि इकलौती बेटी है तो माँ हो जाएगी, और एक से अधिक बेटी है तो आपको मौसी लग सकती है, कुंदन को वंदना को मौसी लग सकती है। तो विकल्प बी में आपका यहाँ पर क्या है, माँ या मौसी। ठीक है, उसके बाद आइए 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। ये हमारे बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय हमारे बिहार के नालंदा जिला में स्थित है और नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किस सम्राट के समय 5वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह कुमारगुप्त के समय में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि भागलपुर में, अपने भागलपुर में भी एक पुरातन विश्वविद्यालय है, नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की या किस शासक के समय में हुई, तो उस यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए क्या उत्तर हो जाएगा आपका, धर्मपाल। ठीक है, आगे हो सकता है कि इसी केबीसी के प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाएं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई या किस शासक ने करवाया, तो आपका वहां पर उत्तर हो जाएगा विक्रमशिला के लिए धर्मपाल। ठीक है, अच्छा ये मैंने कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय वाला प्रश्न कहाँ से लिया, तो यह प्रश्न मैंने लिया है क्लास 5 के ही बुक से और पेज संख्या है आपका 38। अब आइए प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, कहता है एक साल में कितने महीने होते हैं, है ना, बहुत आसान प्रश्न। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है, तो यह क्लास LKG से लिया है। इंग्लिश मीडियम की अंग्रेजी माध्यम के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें प्रारंभ होता है पढ़ाई LKG UKG वहाँ से, तो मैंने LKG के बुक से ये लिया है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न है, चिड़िया कहाँ रहती है। आपको बताना है चिड़िया पक्षी कहाँ रहती है, आकाश में, बिल में, पहाड़ पर या घोंसला में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घोंसला में। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में। 12 नंबर प्रश्न कहाँ से लिया है मैंने, यह क्लास 4 के पुस्तक से लिया है और पेज संख्या है 58-59। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा अनाज गर्मी के मौसम में बोया जाता है, यानी आप गर्मी के मौसम में बोते हैं उसको। यह प्रश्न आप बहुत आसानी से बना सकते थे। आपको समझना चाहिए कि गेहूं, चना और सरसों ये 3 ऐसे फसल है जो अभी पकने वाला है या पक चुका है, कटेगा। तो जो गर्मी के मौसम में कटेगा उसको तुरंत तो नहीं बोते हैं। तो आपसे पूछा गया था किसको गर्मी में बोते हैं, तो जो गर्मी में काटेंगे उसको बोएंगे नहीं, तो बोएंगे किसको, धान को। तो 13 का सही उत्तर हो जाता है आपका धान। ठीक है, यह प्रश्न 13 कहाँ से लिया है मैंने, यह क्लास 4 के पुस्तक से लिया है और पेज संख्या है 64। अब आइए अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार के किस जिला में काकोलत झरना स्थित है। बिहार के किस जिला में काकोलत झरना स्थित है, तो बिहार के नवादा जिले में जो है काकोलत झरना स्थित है। यह प्रश्न भी मैंने क्लास 4 के पुस्तक से लिया है और पेज संख्या है 92। क्लास 4 की पुस्तक 92 से मैंने लिया है। अब आइए एक मैथ है, एक गणित है। तो गणित है आपका 5/12 - 3/12, 5/12 - 3/12 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको बोलेंगे भिन्न का घटाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1/6। कैसे होता है इसका भी व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब हर एक समान हो, यानी आप एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12। ऊपर में क्या है 5 है, तो चूंकि दोनों के हर में 12 है तो एक बार पढ़ेंगे 12 हो जाएगा। तो 5 को भी एक बार पढ़ के लिख दिए, बीच में माइनस है, माइनस लिख दिए, फिर 12 ये लिखा हुआ ही है तो ऊपर में हो जाएगा -3। अब ये क्या हो जाएगा बराबर 2/12। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/6। यही 1/6 आपका उत्तर हो गया। यह प्रश्न मैंने किस क्लास से लिया है, तो यह क्लास 5 से लिया है मैंने और पेज संख्या है 46। गणित के कक्षा 5 का गणित लीजिए, 46 नंबर पेज खोलिए, यह प्रश्न आपको वहाँ मिल जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि 2/3
1/6, 3/5 और 3/4 को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ सबसे छोटा, उसके बड़ा, उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से लिखना है। बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ठीक है। और इस बढ़ते क्रम में लिखने के क्रम में आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, ठीक है। यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? क्लास 5 के बुक से लिया है और पेज संख्या है आपका 48। आप क्लास 5 का बुक खोलिए, पेज संख्या 48 निकालिए, यह प्रश्न आपको हूबहू वहाँ पर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प 4, 98,999। और यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? यह प्रश्न भी मैंने कक्षा 5 से लिया है, कक्षा 5 से लिया है। और क्या होगा? पेज संख्या है 10। आप खोलते चलिए बुक और देखते चलिए कि आपके जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास से पहले क्लास का प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपको यह जानना चाहिए, यदि नहीं जानते हैं तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। हमारा यह केबीसी जो प्रतियोगिता है आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, आपको पढ़ाई के प्रति आपकी उत्साह को बढ़ाना। तो आप मन लगा के पढ़िए और केबीसी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़िए। समाज के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए जो है एक नई दिशा बनाइए। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि 7,31,832 में 10,000 के स्थान दो, यहाँ पर 3 दो बार दिखाई दे रहा है। एक है 10,000 के स्थान पर अंक है 3 और दूसरा दहाई के स्थान पर 3 है। कह रहा है कि दोनों 3 जो है, यह 10,000 के स्थान वाले 3 जो है वह दहाई के स्थान के अंक का 3 का जो है वह कितना गुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,000 गुना, ठीक है। यदि आप 30,000 के जगह पर लिखेंगे ऐसा और इसमें 30 से भाग दे देंगे, देखिए ये 10,000 के स्थान पर 3 है और ये दहाई के स्थान पर 3 है। मैं फिर से लिखकर इसको बनाकर बता देता हूँ। ये 30,000 के स्थान पर हो गया और एक है 30। जब आप इसको भाग देकर कटाएंगे ना तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1,000, ठीक है, जो विकल्प बी में यहाँ पर दिया हुआ। यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? प्रश्न संख्या 18 जो है क्लास 5 के से बुक से ही लिया है और पेज संख्या है 11। अब आइए अगला प्रश्न है 19 नंबर। 72 यात्री एक डिब्बे में यात्रा करते हैं। एक डिब्बा है रेलगाड़ी का, इसमें कितने यात्री हैं? 72 यात्री हैं। 12 डिब्बे, यानी इसमें 12 से गुना कर देंगे तो 12 डिब्बा बन जाएगा। 12 डिब्बे ऐसी 32 रेलगाड़ियों में, तो ये हो गया 12 डिब्बा होगा तो 72 गुना 12 हो गया। और 32 रेलगाड़ियों में, तो इसमें 32 से गुना करके बोल देते हैं 32 रेलगाड़ी में कितने यात्री आएंगे। इसको गुना करने के बाद जितना आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि आप लोग तेज होंगे तो इसको बिना बनाए उत्तर ले सकते थे। कैसे? वह सुन लीजिए। जितने डिजिट हैं, 2 डिजिट यहाँ पर है, 2 डिजिट यहाँ पर है और 2 डिजिट यहाँ पर है, कुल मिलाकर 6 डिजिट को जब गुना करेंगे आप तो 3 डिजिट तो नहीं आएगा। 6 डिजिट गुना करने के बाद कभी 3 डिजिट नहीं आएगा। 6 डिजिट को गुना करेंगे तो कभी 4 डिजिट भी आपका नहीं आएगा। फिर यहाँ 3 डिजिट है, यानी ये तीनों उत्तर आप ऐसे भी सोच सकते थे कि नहीं आने वाला है। मिनिमम 6 डिजिट को गुना करने के बाद 5 अंक प्राप्त हो रहा है, 2-2 के ग्रुप में है। तो ऐसे भी बिना गुना किए भी आप उत्तर अंदाज से भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको गुना करके ही उत्तर लेने चाहिए। प्रश्न संख्या 19 मैंने कहाँ से लिया है? क्लास 5 के बुक से लिया है और फिर से पेज नंबर है 21। अब आइए एक रीजनिंग फिर से आपको मिला है। हालांकि यह प्रश्न आपके पुस्तक से ही लिया गया है। रीजनिंग भले ही है लेकिन आपके पुस्तक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है वो मैं बताऊंगा, पहले समझिए। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। पैटर्न है 4, 8, 16, 32 और डैश डैश, यानी 2 स्थान आपको बताना है, 4 स्थान दिए हुए हैं। पैटर्न का उत्तर हो जाएगा आपका 4 का 2 गुना है 8, 8 का 2 गुना है 16, 16 का 2 गुना है 32, 32 का 2 गुना है 64, 64 का 2 गुना हो जाएगा 128 और 128 का 2 गुना हो जाएगा 256, यानी विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने 20 नंबर कहाँ से लिया है? 20 नंबर लिया है क्लास 5 के पुस्तक से और पेज संख्या है 163। जब क्लास 5 के पेज संख्या 163 में जाएंगे गणित बुक में
तो वहाँ पर आपको यही प्रश्न मिलेगा हूबहू जो आपको अभी दिख रहा है या आपको प्रश्न में पूछा गया था। अब आइए एक प्रश्न और है, प्रश्न संख्या 21, और प्रश्न संख्या 21 भी क्लास 5 गणित के पुस्तक पेज संख्या 163 से ही लिया गया है। यानी यह दोनों प्रश्न आपको एक ही पेज से लिया गया है, क्लास 5 के गणित में पेज संख्या 163 से। इसमें समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 56 59, 56 65, 56 71, 56 77, 56 83। यहाँ पर एक बात है कि शुरू में सब में 56 56 ही है और लास्ट के दो डिजिट जो है 59 के बाद 65 हो गया है, तो 6 जोड़ा हुआ है, 65 के बाद 71 हो गया, फिर से 6 जोड़े, फिर 71 में 6 जोड़ के 77, 77 में 6 जोड़ के 83, 83 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 89, तो 56 89 आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है 22, अगर सोनू के घर 10 मेहमान आ जाते हैं, सोनू को घर में 10 मेहमान आ जाते हैं, सबको सोनू 200 ml के ग्लास में लस्सी देता है। यानी 10 मेहमान आए हैं और सबको 100 ml के ग्लास में क्या करता है, लस्सी देता है, ठीक है ना, 100 जो है ये ml है, लस्सी देता है, तो उसे कितने लस्सी लेनी होगी, तो देंगे तो कहाँ से देंगे, खरीद के, तो पूछ रहा है कितना खरीदना पड़ेगा उसको 100 ग्राम के लिए, तो 100 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000, नहीं यानी 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। अच्छा 200 ml दिया जा रहा है, फिर से मैं यहाँ पर 10 मेहमान है और इसको 200 ml करके दिया जा रहा है, 100 ml नहीं, तो हो जाएगा आपका 2000 ml, 2000 ml बराबर होता है 2 लीटर, यानी विकल्प ए आपका यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न कहाँ से लिया है, यह क्लास 4 के पेज नंबर 91 से लिया गया है, गणित में ये आपका प्रश्न मिलेगा। आइए अगला देखते हैं 23 कहता है मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ से लिया है, यह क्लास 5 के पेज नंबर 5 से लिया है, क्लास 5 और पेज संख्या 5 यहाँ से लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 23 को। आइए 24 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये कहाँ है, भारतीय राष्ट्रीय झंडा में स्थित सफ़ेद रंग का अर्थ क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय झंडा में स्थित सफ़ेद रंग का अर्थ है क्या है, सत्य और शांति। सफ़ेद रंग का क्या अर्थ है, सत्य और शांति। ये प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है, यह प्रश्न मैंने लिया है सत्य और शांति क्लास 4 के पेज नंबर 130 से, क्लास 4 से लिया है मैंने और पेज संख्या 130, ठीक है, मिला लीजिएगा आप, मिलाते चलिए। अब आइए अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है, तो हमारे देश भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह डॉल्फिन है। क्या नाम है, डॉल्फिन। और यह प्रश्न भी मैंने क्लास 4 से ही लिया है और क्लास 4 में पेज संख्या 132 से है यह प्रश्न। राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम जो है क्लास 4 के बुक में है और पेज संख्या है आपका 132। अगला प्रश्न है 26, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो हमारे देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता है वंदे बंकिम, यानी वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, रचित की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने कहाँ से लिया है, यह भी प्रश्न मैंने क्लास 4 की किताब से ही लिया है और यह पेज संख्या 132, यानी पिछला प्रश्न भी 132 नंबर पेज से ही लिया गया है और आपका यह प्रश्न भी क्लास 4 के बुक से है और पेज संख्या 132। अब आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 27, एक घन में कुल कितने सतहों की संख्या होती है, कुल सतहों की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार से है, एक घन जो है, घन और घनाभ आप आकृति देखे होंगे, तो घन में जो है कुल सतहों की संख्या कितनी होगी, तो इसका सही जवाब हो जाता है कुल सतहों की संख्या जो है 6 है, चारों तरफ 4 और ऊपर 1 और नीचे 1, यानी कुल मिलाकर 6। यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न मैंने क्लास 5 के पुस्तक से लिया है और पेज संख्या 198 198, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न हो गया। 28 नंबर प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह प्रश्न मैंने कक्षा 4 से लिया है, कक्षा 4 के पेज नंबर 137 से, पेज नंबर 137 से लिया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो इसको बोलते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। अब आइए अगला है गणित से है आपका प्रश्न,
20 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़े बाघ का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू एल इन प्लस बी, ये होता है परिमाप, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे 20 और प्लस 15, 20-15 कितना हो जाता है 35, 35 गुना 2 करेंगे 70, आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाता है। अब आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 29 में बता देता हूं आपको कि क्लास 5 से लिया है और पेज नंबर है 139। ठीक है, ये 29 के बारे में मैंने बताया। अब आइए 30 पर आते हैं। 30 नंबर है 1 लीटर के रस में 1 लीटर गन्ने के रस को 5 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने लीटर रस मिलेगा? यानी 1 लीटर आप गन्ना का रस ले आए, 5 लोगों को बराबर बराबर दीजिएगा तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो साधारण सी बात थी कि 1 लीटर लाए और 5 भाग में बांट दिए, यानी 1/5 ml में हो जाएगा आपका 200 ml। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। यह प्रश्न मैंने क्लास 5 से लिया है और पेज नंबर है 115। यह प्रश्न क्लास 5 से है और पेज नंबर कितना है 115। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब तक आगे भी आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कोई भी प्रश्न मैंने कक्षा 6 से ऊपर से नहीं लिया है। अब आइए आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है। रमेश बाजार से एक कद्दू और एक गोभी लाया। एक कद्दू है और एक गोभी है। कद्दू का वजन है 3.7 किलोग्राम, यानी 3 किलो 700 ग्राम, और गोभी का वजन है 750 ग्राम, यानी 1 किलो से 250 ग्राम कम। बताइए कद्दू और गोभी से कितना, मतलब बताना है आपको कि कद्दू गोभी से कितना ज़्यादा भारी है, कितना अधिक भारी है। तो आसान प्रश्न हमको लग रहा है यह भी है। आप क्या करेंगे कि 3 किलो 700 ग्राम में से 750 ग्राम घटा देंगे। ऐसे ही लग रहा है यह प्रश्न में बिना बनाए आप लोग जो है उत्तर ले सकते थे, क्योंकि सभी देखिए जब घटाएंगे तो वजन कम ना होगा, और यह 3 विकल्प आपका क्या है 3.7 से भी ज़्यादा है, यानी यह तीनों विकल्प तो ऐसे ही काट देते। जो विकल्प 3.7 किलोग्राम से कम का है, घटाने के बाद उतना ही आएगा, तो आपका विकल्प 4 यहाँ पर बिना बनाए उत्तर आ जाता। आइए अगला प्रश्न है 32 नंबर है। 31 के बारे में मैंने नहीं बताया कि कौन सा क्लास है, आइए इसको भी जान लेते हैं। क्लास 4 से लिया है, पेज नंबर, ये क्लास 4 हो गया, पेज नंबर 139 से लिया है। ठीक है, कक्षा 4 के गणित में पेज नंबर 39 जब निकालेंगे, पेज नंबर 139 निकालेंगे तो प्रश्न संख्या आपको 31 वहाँ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में निवास करती है? झारखंड की जनजाति आपको बताना है। 4 जनजाति के नाम दिया हुआ है, भूटिया, लेपचा, कोया, संथाल। तो इसमें झारखंड की जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की जनजाति है संथाल। ये जो है आपका झारखंड की जनजाति है। यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? तो 32 नंबर प्रश्न भी मैंने क्लास 4 के पुस्तक से लिया है और पेज संख्या है 117, यानी पेज नंबर 117। आइए अगला प्रश्न है 33। बिहार का सबसे लंबा सेतु महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? यानी गांधी सेतु जो है, महात्मा गांधी सेतु जो पटना में स्थित है, वह किस नदी पर बना है? तो यह गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। यह प्रश्न भी मैंने कक्षा 4 से ही लिया है और पेज संख्या है 117। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक जा रहा है अभी तक। आइए अगला प्रश्न है नशा, ये है नशा घर से, सॉरी नशा नहीं, मिस्टेक हो रहा है, निशा घर से 2500 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 175 रुपये के हिसाब से पुस्तक के 13 सेट खरीदे, यानी एक सेट का कीमत 175 रुपये है, 13 सेट खरीदी है निशा ने। बताइए उसके पास कितने रुपये बचे? 2500 रुपया लेकर गया था, 175 गुना 13 कर देंगे और 2500 रुपया में घटा देंगे, तो आपका सही उत्तर वहाँ पर क्या आ जाएगा? 225 रुपये। यानी 2500 रुपया में से 175 रुपया सेट वाले 13 सेट खरीदने के बाद क्या हुआ, उसके 225 रुपये बच गए। क्या करना है बनाने के लिए कि 2500 रुपये है, माइनस कर देंगे 175 गुना 13, इस दोनों को गुना करके इसमें जैसे घटाएंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 225। ठीक है,
आइए प्रश्न संख्या 34 का देखते हैं कि कहाँ से लिया गया है। यह क्लास 4 से लिया गया है और पेज संख्या है 135। देख रहे हैं आपको ज़्यादातर प्रश्न अब तक, ज़्यादातर क्या 100% अभी तक में क्लास 6 का नहीं पूछा गया। आगे कुछ प्रश्न मिलेगा जो कक्षा 6 का भी होगा। आइए आगे भी देखते हैं। 35वां प्रश्न है, मीना की हिंदी की कविता में 128 पेज है। मीना की जो हिंदी की किताब है उसमें 128 पेज है। वह उसे जल्दी से पढ़कर पूरा करना चाहती है। अगर वह रोज 8 पेज पढ़ती है तो किताब कितने दिनों में पूरा पढ़ लेगी? तो टोटल कितना है? 128 पेज है। उसमें क्या करना है कि 8-8 करके, तो 8-8 करके भाग लगाएंगे। तो 8 से भाग लगा देने के बाद जो आपका पूरा भाग लग जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाग देकर देखना था आपको और सही उत्तर। तो आप लोग पढ़े होंगे पहाड़ा 16/8/28 से पढ़े हैं ना, तो वही यहाँ पर 16 दिन आपका सही उत्तर हो गया। बहुत आसान प्रश्न था। जिन्होंने नहीं बनाया पछताइएगा नहीं। आपको यह ध्यान में रखना है कि आसान प्रश्न होते हैं, सिर्फ मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। केबीसी में जितने भी छात्र छात्राएं भाग लेते हैं सबको एक बार मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और आप उत्साहित करता हूं आप सभी को कि सब कोई हमारे इस केबीसी के कार्यक्रम में, केबीसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया कीजिए। मैं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे समाज के युवा आपके लिए, आपके पढ़ाई को उत्साह के लिए, आपके भविष्य को बनाने के लिए इस प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का हम लोगों ने सोच रखा है। जब तक हमारे गांव में युवाओं में सामर्थ्य है, और मुझे लगता है कि सामर्थ्य बना ही रहेगा, तब तक यह प्रतियोगिता चलता रहेगा। आप अनवरत, यदि आपका उम्र हमारे प्रतियोगिता से भी कि उम्र से बड़ा हो जाए तो आप अपने छोटे को यह प्रेरणा देंगे, यह ज्ञान देंगे, बताएंगे कि प्रतियोगिता में भाग लेना है। क्योंकि केबीसी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप नियमित रूप से पढ़ाई करें, कुछ अच्छा करें अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। निर्देश को सबसे पहले समझेंगे। निर्देश है प्रश्न 36 से लेकर 39 तक के लिए। नीचे दिए गए आलेख को देखिए। ये जो दिया हुआ है इसी को आलेख कहते हैं। इसको देखिए। यह आलेख वाई अक्ष, इधर से जो इधर खींचते हैं ऊपर से नीचे, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, और इधर से इधर जो है ये एक्स अक्ष बोलते हैं इसको, और ये हो गया वाई अक्ष। प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या, इधर लिखा हुआ भी आपका बच्चों की संख्या, ये वाला क्या हुआ? वाई अक्ष हो गया। और एक्स अक्ष कक्षा को दर्शाता है। इस तरफ से इस तरफ जो है ये कक्षा को दर्शाता है। ये आपको जानकारी मिल गया आलेख के बारे में। अब आइए प्रश्न आपको जवाब जो देने हैं उस पर आते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? ठीक है, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? तो कुल कितने बच्चे हैं? देखिए, कक्षा 1 में जो है कितना है? 60 बच्चे हैं। कक्षा 2 में जो है कितने? 30 बच्चे हैं। कक्षा 3 में कितना? 75 बच्चे हैं। कक्षा 4 में 30 बच्चे हैं, यहाँ से देखना है मिला के, यहाँ से। और कक्षा 5 में कितना है? 15 बच्चे हैं। यानी 60, 75, 30, 30 और 15 सबको जोड़ देंगे तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं यह प्राप्त हो जाएगा। तो सबको जोड़ने के बाद आपका उत्तर हो जाएगा 210, यानी विद्यालय में कुल 210 बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बच्चे किस कक्षा में है? यही देखकर आपको आलेख देखकर समझना था। तो यह जैसे देखेंगे तो आपको लगेगा देख के कि कक्षा 3 में जो है सबसे अधिक 75 बच्चे हैं। तो आपका यहाँ पर क्या उत्तर हो जाता? 75। सबसे ज़्यादा बच्चे किस कक्षा में हैं? अच्छा, कक्षा का नाम पूछा था, विद्यार्थी की संख्या नहीं। तो कक्षा 3 में अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे अधिक बच्चे हैं। अब अगला प्रश्न पूछा है 38 नंबर, सबसे कम बच्चे किस कक्षा में है? तो क्लास 5 में मात्र 15 ही बच्चे थे। अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो ये हो गया आपका क्लास 5, इसमें सबसे कम बच्चे हैं। और अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि क्या ऐसी 2 कक्षाएं हैं जिसमें बच्चों की संख्या बराबर है? तो आपका जवाब होगा यस, ऐसी 2 कक्षाएं हैं जिसमें बच्चों की संख्या बराबर है। देखिए, कक्षा 2 और कक्षा 4 जो है दोनों में बच्चे की संख्या कितना है? 30 है। तो जहाँ पर 2 और 4 वाला विकल्प होगा वो आपका उत्तर, ये देखिए ये है। अब आपका प्रश्न रहा कि सर ये वाला प्रश्न कहाँ से आपने पूछ लिया? तो यह प्रश्न मैंने, ये प्रश्न कक्षा 5 के पेज नंबर 156 से लिया गया है।
ठीक है, यह आपके कक्षा 5 के पेज संख्या 156 में जाएंगे तो यह प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसी को हूबहू यहाँ पर ले लिया गया है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रीजनिंग से है, तर्क शक्ति परीक्षण से। यहाँ पर निर्देश है, निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न आकृति चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया। पंच करने का अर्थ होता है छेद किया गया है, ठीक है। एक कागज का टुकड़ा लेकर के मोड़कर आप बीच में चीर फाड़ करके छेद बनाते हैं और फिर खेलते भी हैं डिजाइन बना बनाकर, उसी तरह का ये रीजनिंग है। तो यहाँ पर फिर से मैं प्रश्न को निर्देश पढ़ देता हूँ। प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है यानी छेद किया गया है, तथा नीचे उत्तर आकृति 1, 2, 3, 4 दर्शाए गए हैं। मोड़े हुए कागज के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार से दिखेगा वह चित्र क्या होगा, उत्तर होगा, और उत्तर के रूप में आपको उसका चयन करना है। तो कागज को पहले इधर से मोड़ा गया, फिर इधर से मोड़ा गया, फिर इधर से मोड़कर 2 छेद इसमें कर दिए गए। इसको खोलने के बाद कैसा होगा, तो इसका विकल्प 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। आप कागज को इसी प्रकार से मोड़कर 2 पंच कीजिए यानी 2 छेद कीजिए और खोल कर देखिए, आपको सही उत्तर की जानकारी हो जाएगी। रीजनिंग का प्रश्न आपके बुक से नहीं है, मैंने पहले भी शुरू में भी बोला था। आपके वहाँ जब मैं कभी आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, कहने के लिए जब मैं गया था तब वहाँ भी मैंने आपको बोला था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें पैटर्न दिए हुए हैं। इसका निर्देश है पैटर्न को देखिए और क्रम को आगे बढ़ाइए। पैटर्न को देखिए, यह भी नवोदय पुस्तक से लिया गया है। यहाँ पर पैटर्न है ए, फिर ए के बाद है ए बी, फिर है डबल ए, उसके बाद है डबल बी, यानी ए की संख्या बढ़ रही है और बगल में बी लगाया जा रहा है। तो तीसरा बार क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए और फिर ट्रिपल ए बी। तो ये हो गया आपका विकल्प सी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विकलांगता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, यह प्रश्न भी आपके पुस्तक का है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर, यह कक्षा 5 का है प्रश्न और पेज नंबर है आपका 78, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न है 43, मधुमक्खियां शहद के रूप में मीठा रस कहाँ से प्राप्त करती है। मधुमक्खियां शहद के रूप में मीठा रस कहाँ से प्राप्त करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूल से। जब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फूल के मकरंद से, ठीक है। अभी आप जानिए फूल से। यह प्रश्न जो है पहला प्रश्न अभी तक में 43rd नंबर है, 43वां नंबर है, जब कक्षा 6 से आपको प्रश्न पूछा गया है और कक्षा 6 के पेज नंबर 6 में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला 44 है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, ठीक है। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया, तो यह प्रश्न जो है कक्षा 6 के पेज नंबर 12 से लिया है। कक्षा 6 के पेज संख्या 12 से ये प्रश्न लिया है। अब आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। क्यों बनाया था, इसके लिए थोड़ा सा सुन लीजिए। पहले जो मानव था ना वो जंगली हुआ करता था, यानी वो शिकारी हुआ करता था, शिकार करके खाता था। मानव, ये जो आप बस्तियां देख रहे हैं, गांव देख रहे हैं, समाज देख रहे हैं, ये नहीं हुआ करता था। जानवरों के बीच में जंगलों में रहकर शिकार करके खाता था। तो शिकार करने में, मानव को शिकार करने में कुत्ते जो है हेल्प किया करते थे। इसलिए सबसे पहले मानव ने कुत्ता को जो है पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है, यह प्रश्न भी मैंने कक्षा 6 के पेज नंबर 29 से लिया है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। यह प्रश्न भी कक्षा 6 से पेज संख्या 17 से लिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48,
प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? तो यह प्रश्न लिया है मैंने कक्षा 6 के क्लास से, और पेज नंबर 3 है। कक्षा 6 के पेज नंबर 3 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा प्रसिद्ध ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला नंबर 49, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? विश्वास नहीं कीजिएगा, आप अभी 6ठी से 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। यह प्रश्न जो 39वां नंबर है या आपका 48वां नंबर है, या पहले भी जो मैं बता चुका हूँ, आप एग्जाम दे चुके हैं, यही प्रश्न बाद में जब नौकरी पाने के लिए कंपटीशन एग्जाम देता है तो वहाँ भी इसी प्रकार के प्रश्न, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी पढ़ाई व्यर्थ न जाए, आपकी पढ़ाई आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के काम में आए, आपका जीवन के संवारने के काम में आए, आपको नौकरी दिला सके, इस उद्देश्य से यह केबीसी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है कि अभी से आपको इस ललक जब जग जाएगा आपके मन में, आपको प्रश्न बनाने का अनुभव हो जाएगा, आप प्रश्न बनाने के लिए सीख जाएंगे, तो वहाँ एग्जाम आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसलिए यह आयोजन हम लोग कर रहे हैं। हमारे टीम के जितने सीनियर मेंबर हैं, जितने बड़े सदस्य हैं, वो सभी के सभी कई प्रतियोगिता परीक्षा दे चुके हैं। अधिकांश सदस्य उसमें से आज नौकरी कर रहे हैं। कुछ सदस्य ऐसे हैं कि आज भी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। तो नौकरी पाने तक के सफ़र में जिन जिन कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है, संघर्ष के दरमियान जो जो कठिनाइयाँ हमारे सदस्यों को देखने के लिए मिला, उस कठिनाई को दूर करने के लिए आपसे यह प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाता है। यह प्रतियोगिता परीक्षा लेने का हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जिस कठिनाइयों को हम लोगों ने झेला वह कठिनाई आपको न हो, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मैं विद्यार्थियों के गार्जियन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को जब कभी भी हम लोग इस प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष में करें, बच्चे को कहिए कि उसमें भाग लेना है। 40 रुपये, 60 रुपये और 100 रुपये तीनों वर्ग के लिए मैंने अलग अलग फ़ी रखा है। यह फ़ी मामूली है। आप जब हमारी व्यवस्था को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना मेहनत हमारे समाज के, हमारे गांव के युवाओं ने इतना मेहनत इस प्रतियोगिता के लिए किया, प्रत्येक वर्ष करता है कि अनुभव नहीं कर सकते कि कितना मेहनत करता है। हमारे पास बड़ी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था को बनाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। हम लोग मेहनत से नहीं डरते हैं। आप अपने बच्चे को, गार्जियन से निवेदन है कि आप अपने बच्चे को जब कभी भी हमारी प्रतियोगिता आयोजित हो भाग लेने के लिए कहिए। आइए, ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी आंख संबंधी रोग होता है। ठीक है, यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? क्वेश्चन नंबर 50 जो है क्लास 6 के पेज नंबर 2 से लिया है, यानी दूसरे पेज में ही आपको क्लास 6 के जब बुक लेंगे तो उसमें दूसरा पेज में आपको ये मिल जाएगा। यह प्रश्न रेलवे जैसे एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में अनेक बार पूछे जा चुके हैं। एक दो बार नहीं, अनेक बार पूछे जा चुके हैं, जबकि यह क्लास 6 का प्रश्न है। इसलिए आप नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगला प्रश्न 51 है। मैं अब थोड़ा तेज करूंगा क्योंकि कुछ बोल लिया, वीडियो बहुत लंबा ना हो, ध्यान से करिएगा। आप अब तक प्रश्न यदि मिला लिए होंगे तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि बहुत कम प्रश्न, जैसा मैंने पहले कह दिया है, उस मैंने 85 प्रश्न आपके सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से है और 15 प्रश्न विविध जगह से लिए गए हैं। थोड़ा मैं तेज कर रहा हूँ यहाँ से। कान की बाहरी संरचना किसका उदाहरण है? तो कान की बाहरी संरचना जो है उपास्थि का उदाहरण है। और यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? यह प्रश्न लिया है कक्षा 6 के पेज नंबर 100 से। अगला प्रश्न है, 1 इंच किसके बराबर होता है? तो 1 इंच जो है यह होता है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। यह कक्षा 6 के पेज नंबर 135 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रुपया नाम का सिक्का किस शासक ने चलाया था? तो भारत में सर्वप्रथम रुपया नाम का सिक्का शेर शाह सूरी ने
चलाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम जिला में स्थित है। सासाराम जिला बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न 54 है, भारत में कागज के नोट छापने तथा उसे जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में कागज के नोट छापने तथा उसे जारी करने का अधिकार जो है आरबीआई के पास है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ये आपका विकल्प सी सही हो गया। यह प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? कक्षा 6 के पेज नंबर 46 से लिया है। प्रश्न संख्या 55 है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो पृथ्वी का 71% भाग जो है यह जल से घिरा है। यह प्रश्न मैंने कक्षा 6 के पेज नंबर 182 से लिया है, 182। अगला प्रश्न है 56 नंबर, पौधे श्वसन प्रक्रिया के दौरान किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो 56 नंबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा पौधे श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करती है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी मैंने कक्षा 6 के पेज नंबर 198 से लिया है, 198। अगला है प्रश्न संख्या 57, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ये हिंदी व्याकरण से प्रश्न है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है 11 होती है। अगला प्रश्न 58 है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या है? जो कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है का अर्थ होगा, जो सब कुछ जानता है उसका अर्थ क्या होगा? तो जो सब कुछ जानता है उसका अर्थ होगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक। अब आइए अगला है 59, किसी गिरते पत्थर की गति क्या कहलाती है? तो किसी गिरते पत्थर की गति सरल रेखीय गति कहलाता है, सरल रेखीय गति। यह प्रश्न में कक्षा 6 के पेज नंबर 142 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि आपको मच्छर काट लिया तो आपको तुरंत आभास हो जाता है, यह प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो है कि आपको मच्छर काट लिया, आपको तुरंत आभास हो गया, यह प्रक्रिया उद्दीपन कहलाती है। यह प्रश्न भी मैंने कक्षा 6 से लिया है। यहाँ पर पेज नंबर लिखना छूट गया है। आइए अगला प्रश्न है व्याकरण से है, हिंदी के व्याकरण से है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है ये होता है इतिश्री। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी किसी चीज़ की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, और इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह प्रश्न भी आपके हिंदी व्याकरण से लिया गया है। और आकाश का पर्यायवाची अर्श होगा। ठीक है, आकाश का पताल उल्टा होगा, छत तो घर के छत होता है, और चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा तो जान रहे हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है 63, शब्द मुरारी का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? यह प्रश्न भी हिंदी के व्याकरण से लिया गया है और इसका सही होगा मुर प्लस अरी, मुरारी, मुर प्लस अरी, मुरारी। अगला प्रश्न है 64 और यह अंग्रेजी से लिया गया है। अंग्रेजी में आपका बहुत आसान प्रश्न है, कक्षा 6 के लेवल से ही लिया गया है। यह अंग्रेजी के ग्रामर से प्रश्न लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है चूज द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंसेस, यानी 4 वाक्य आपको अंग्रेजी में दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें आपको सही का चयन करना है। पहला है सी डू नॉट डांसेस वेल। तो आप जानते हैं कि सी के साथ डू नहीं लगना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है सी नॉट डांसेस वेल, नॉट है नेगेटिव करने के लिए हमको डज लगाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर डज लगा ही नहीं है। तीसरा है सी डज नॉट डांस वेल, ये सही है। ठीक है, सी डज नॉट डांस वेल, यही आपका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर सी डू नॉट डांस वेल, तो सी के साथ तो मैंने शुरू में कहा कि डज लगना है, तो ये आपका विकल्प सी हो गया सही उत्तर। ये इंग्लिश ग्रामर से ली गई थी। अब अगला है वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। यह प्रश्न मैंने क्लास 6 के पेज नंबर 143 से 143 से लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, शून्य की खोज किसने की, या शून्य के खोजकर्ता कौन थे? तो शून्य के खोजकर्ता आर्यभट्ट थे। शून्य के खोजकर्ता आर्यभट्ट थे। यह प्रश्न
जो पिछला प्रश्न मैंने 65 कहा उसके बारे में ब्यौरा नहीं है मेरे पास, और जो मैंने बताया 65 के लिए वो एक्चुअली 66 के लिए आर्यभट्ट के बारे में आपको कक्षा 6 के पेज नंबर 143 में मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न भी इंग्लिश ग्रामर से है। पुट द वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी जितने वर्ड आपको दिए गए हैं, इस 4 वर्ड है, बॉल है, ए है, हैव है, आई है, इस चारों को सही क्रम में रखकर एक सही मतलब मीनिंगफुल अर्थ वाला एक सेंटेंस बनाना है। तो इसका सही क्या होगा? आई हैव अ बॉल, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला भी इंग्लिश ग्रामर से है। कंप्लीट द सेंटेंस विथ बेस्ट आर्टिकल, यहाँ पर अच्छा, सबसे अच्छा आर्टिकल भरकर आपको इसको सेंटेंस को, वाक्य को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? मोना रीड्स डैश एंजॉयबल बुक, तो एंजॉयबल बुक होगा एन एंजॉयबल बुक, यानी आपका विकल्प बी सही उत्तर होगा। मोना रीड्स एन एंजॉयबल बुक। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो सुदर्शन झील जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी लिखने के लिए छूट गया होगा उस समय कि कहाँ से लिया गया है। अब अगला है 70 नंबर। व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स, जहाँ पर लिखने के लिए छूट भी गया है किसी संजोग से, इत्तेफाक से, आप निश्चित रूप से यह समझें यह प्रश्न भी आपके ही पुस्तक से लिया गया है, बाहर से बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स, व्हाट विल बी गिवन द प्लूरल, यानी आपको मेन वर्ड दिया हुआ है, इसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाना है। तो मेन MEN मैन का प्लूरल होता है MEN मेन, ठीक है, तो सही उत्तर हो गया विकल्प 4। 71 व्हाट विल बी द अपोजिट वर्ड्स ऑफ विन, यानी विन का जो है उल्टा आपको बताना है। विन का मतलब होता है जीतना, नहीं, विन मतलब होता है जीतना, विनर बोलते हैं ना आप लोग, विनर कौन है और लूजर कौन है, तो विन का उल्टा हो गया आपका लूज, ठीक है। लॉस भी उसको पढ़ते हैं, लूज भी पढ़ते हैं, लूज तो नहीं लॉस ही बोलेंगे उसको, तो ये हो गया आपका अपोजिट मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्न में से कौन सा भोजन बिहार में प्रसिद्ध है? आपको एक भोजन का नाम बताना है जो बिहार में प्रसिद्ध है। ये आपके क्लास 6 के पेज नंबर 2 से लिया गया है। तो मक्के की रोटी सरसों दा साग ये पंजाब में प्रसिद्ध है। मछली चावल ये पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। लिट्टी चोखा जो है यह बिहार का प्रसिद्ध भोजन है। और इडली डोसा सांभर जो है यह दक्षिण भारत का प्रमुख भोजन होता है। तो ये है आपका लिट्टी चोखा, बिहार का प्रसिद्ध भोजन। क्वेश्चन नंबर 73 है। चांद पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा या यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग। क्या होगा? 73 का सही जवाब है आपका यहाँ पर कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वह अंतरिक्ष पहुँचने वाले अंतरिक्ष पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, ठीक है। और चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अगला है 74 नंबर। जलडमरू मध्य जोड़ता है। तो जलडमरू मध्य जो है जोड़ता है किसको? दो बड़े स्थलों को, दो बड़े जलभागों को, दो झीलों को, दो नदियों को। किसको जोड़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा दो बड़े जल भागों को। विकल्प 2 नंबर क्या हुआ? सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है किस पठार को संसार की छत कहते हैं? तो किस पठार को संसार की छत कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पामेर की पठार को संसार का छत कहते हैं। यह क्लास 6 के पेज नंबर 35 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है। BLO का पूर्ण रूप क्या है? तो BLO यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर जो है ये BLO का पूर्ण रूप है। यह क्लास 6 के पेज नंबर 62 से लिया गया है। अब 77वां प्रश्न है। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। यह क्लास 6 के पेज नंबर 51 से लिया गया है। अगला प्रश्न है 78। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी तय करने में सूरज को मात्र 4 मिनट का समय लगता है। यह प्रश्न कक्षा 6 के पेज नंबर 57 से लिया गया है।
79 मानचित्र पर नीला रंग से किसे दिखाते हैं? मानचित्र पर नीला रंग जो है यह जलाशय को दिखाते हैं। यह प्रश्न भी कक्षा 6 के पेज नंबर 66 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय लोकतंत्र में सरकारों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? भारतीय लोकतंत्र में सरकारों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन 81 है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। यह प्रश्न भी आपका कहाँ से लिया गया है? पेज नंबर 31 और क्लास 6 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धातु के उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धातु का उदाहरण नहीं है? तो प्लास्टिक जो है यह धातु का उदाहरण नहीं है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम ये धातु के उदाहरण है। यह प्रश्न कक्षा 6 के पेज नंबर 39-39 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बल्ब के आविष्कारक कौन थे? तो बल्ब का आविष्कारक जो है एडिसन थे। यह प्रश्न भी कक्षा 6 के पेज नंबर 166 से लिया गया है, एडिशन। अगला प्रश्न है 84, वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प को संघनित होकर जल में बदलने की क्रिया को ठंडा होना का मतलब संघनित होना, संघनन कहलाता है। ठीक है, यह प्रश्न भी कक्षा 6 के पेज संख्या 183 से लिया गया है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 85, कम ऊंचाई वाले पर्वतों को क्या कहते हैं? कम ऊंचाई वाले पर्वतों को पहाड़ी कहते हैं। यह प्रश्न भी कक्षा 6 के पेज नंबर 39 से लिया गया है। यंग इंडिया 86 नंबर है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक है महात्मा गांधी। यह प्रश्न भी आपका कक्षा 6 के पेज नंबर 54 से लिया गया है। अगला है, ग्राम पंचायत बनने के लिए कम से कम वहाँ की जनसंख्या कितना होना आवश्यक है? ग्राम पंचायत बनने के लिए वहाँ की जनसंख्या कितना होना जरूरी है? कम से कम 7000 होना जरूरी है। यह प्रश्न भी हमने कहाँ से लिया है? क्लास 6 के पेज नंबर 63 से। अगला है 88, निम्न में से किसका चुनाव नहीं होता है? तो पंचायत सचिव का चुनाव होता है। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा, पंचायत सचिव का चुनाव नहीं होता है। क्लास 6 के पेज नंबर 63 से यह प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्लास्टिक मुद्रा? एटीएम को। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। यह प्रश्न मैंने क्लास 6 के पेज नंबर 49 से लिया है। अब बिहार के राज्यपाल का नाम बताना है। यह समसामयिकी से लिया गया प्रश्न है। बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? तो वर्तमान में है बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। दूसरा प्रश्न भी समसामयिकी से रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न आविष्कारक से है। टेलीविजन टीवी के आविष्कारक कौन है? तो टेलीविजन के आविष्कारक हैं JL बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद अंतिम नहीं, अभी 94 प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। गेंद को संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत से भी मैंने एक आध प्रश्न पूछे जाने की बात आप लोगों को पहले भी बताया था। सिर्फ एक प्रश्न संस्कृत का है। तो गेंद को संस्कृत में कंदुकम कहते हैं। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर है, उड़ीसा में है। अगला है आपका, कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नीचे दिए गए पैटर्न को जो है आगे बढ़ाइए। यहाँ पर 4 डॉट के बाद एक लाइन खींचा गया है, फिर 3 डॉट के बाद 2 लाइन, फिर 2 डॉट के बाद 3 लाइन। इन्हें डॉट की संख्या जो है, ये जो बिंदु है इसकी संख्या कम हो रही है और खड़ी लाइन जो है उसकी संख्या बढ़ रही है। तो 2 डॉट के बाद घटकर 1 डॉट हो जाएगा और 3 लाइन से बढ़कर 4 हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प बी यानी दूसरा विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न संख्या 99 है। 99 क्या कहता है? किसी व्यक्ति ने एक महिला से कहा, एक व्यक्ति है वो एक महिला से कह रहा है कि तुम्हारी माँ यानी उस महिला की माँ और माँ के पति की बहन यानी उस महिला की फुआ, ठीक है, मेरी आंटी है।
तो यहाँ पर आंटी अंग्रेजी वर्ड है, और जब आप रीजनिंग बनाएंगे ना तो उसमें बुआ फुआ जिसको बोलते हैं उसको भी आंटी, और जो हम लोग आंटी चाची बोलते हैं वो भी आंटी। तो यहाँ बुआ को बोला गया है आंटी, तो वह महिला उस व्यक्ति से किस रिश्ते में संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाता है, बहन से रिलेटेड है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चित्र बनाकर यहाँ दिखाता हूँ। समझना है तो थोड़ा सा समय दीजिए, आसानी से आप समझेंगे। ये एक एम लिखता हूँ मैं, ये हो गया मैन, एक मैन है, व्यक्ति है, और यहाँ पर मैं इस तरह से बनाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ये हो गया एक महिला है, और ये हो गया एम, एक पुरुष है, ठीक है। यह पुरुष जो है महिला को बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, एरो दिया तो व्यक्ति बोल रहा है महिला को, तुम्हारी माँ, महिला को कहा कि तुम्हारी माँ, ठीक है। ये जो गोला है ये माँ है, यहाँ पर मैं बगल में लिख रहा हूँ माँ, क्योंकि स्क्रीन पर उंगली से लिखने में नहीं बनता है तो आप समझिएगा कि ये माँ लिखा हुआ है, स्पष्ट ना भी है तो आप समझिएगा। तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारे माँ और इनके पति, ये अगला जो ये मैं गोल बनाऊं इनका पति हो गया। यहाँ पर मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूँ पति, पति, और पति की बहन, ये वाला हो गया पति की बहन, ये बहन मेरी आंटी है, इसकी क्या है आंटी है। देखिए मेरी यानी मैन बोल रहा है कि मेरी, ये आदमी बोला कि मेरी आंटी है, तो ये आदमी बोला कि ये जो अब औरत है ये इस आदमी की आंटी है। आंटी का मतलब बुआ फुआ, तो इस महिला का भी पति का बहन यानी इसका भी फुआ है और इसका भी फुआ है, नहीं आंटी का मतलब फुआ, तो इसका भी फुआ इसका भी फुआ, दोनों का फुआ है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बहन है, भाई बहन है, ठीक ना। तो इस व्यक्ति को महिला कौन लगी, तो बहन के रिलेशन में लगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आइए आज के इस 6 to 8 क्लास के लिए अंतिम प्रश्न पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अंतिम प्रश्न में आपका यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश है, प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक हिस्सा लुप्त है। नीचे दिए गए 4 आकृतियों 1 2 3 4 में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति लुप्त हिस्से में रखने पर प्रश्न आकृति का पैटर्न पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी। तो ये विकल्प सी जब आप वहाँ पर रख देंगे तो आपका पूर्ण हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो मैंने व्याख्या बताया इससे आप संतुष्ट होंगे। आप केबीसी पर पूर्ण भरोसा करें, यह किसी भी विद्यार्थियों के लिए पक्षपात नहीं करती है, पक्ष का भाव नहीं रखता है। सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष भाव से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आप उत्साहपूर्वक हमारे इस प्रतियोगिता का हिस्सा बना करिए, प्रतियोगिता में भाग लिया कीजिए। रिजल्ट आज ही शाम तक प्रकाशित कर दिया जाएगा, आप शाम में रिजल्ट देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह व्याख्या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।